और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी 118वीं जन्म जयंती शहीद सुरेंद्र साहब उनकी 206वीं जन्म जयंती को मनाने के लिए एकत्रित आए। मैंने आपको संबोधित करते हुए रिश्तेदारी में याद नहीं किया, रक्त और ईश्वर के रिश्ते में स्मरण किया। जब मुझे और आपको पैदा होना था, प्रभु ने हम सबको किसी ना किसी नारी की कोख में बिठाया। कुछ समय के पश्चात हम उसकी गोद में आए, माँ हो गई, हम उसके बेटे और बेटियां हो गई। माँ बेटे का रिश्ता, बेटे बेटियां यानी भाई बहन का रिश्ता, यह ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है। यही सत्य है, यही सही है और यह सनातन भी। बाकी सब रिश्तेदारियां। मैंने आपको रिश्तेदारियों में स्मरण नहीं किया, ईश्वरीय और रक्त के रिश्ते में स्मरण किया। इसलिए इस संबोधन से नेताजी और शहीदों को समझना सरल हो जाएगा। परसेप्शन, कंसेप्शन, हमारी सोच क्या है, हमारे शब्द कौन से हैं, यह निश्चित करता है कि हमारी मंजिल कैसी होगी और मार्ग कैसा होगा और हमारा मिशन क्या होगा। सरकार कानून बनाती है और कार्रवाई करती है। समाज संस्कृति के आधार पर संस्कार देता है, सुधार और विकास करता है, परिवर्तन होता है। कहते हैं कि सरकार कानून और कार्रवाई से विकास और सुधार की ओर जाती है। समाज संस्कृति के नाम पर संस्कार के द्वारा सुधार और विकास की ओर बढ़ता है। अभी एक भारत सरकार ने अभियान को प्रारंभ किया। देश में अनेक संस्थाएं उस अभियान को बहुत लंबे समय से चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारत और विश्व के अंदर भ्रूण हत्या, बलात्कार, तलाक, घरेलू हिंसा, व्यभिचार चरम सीमा पर। सरकार इसके लिए कानून बनाएगी, कार्रवाई करेगी, परंतु संस्कृति इसके लिए संस्कार देती है और सुधार करती है। हमारा कंसेप्शन क्या है, परसेप्शन क्या है, संस्कार क्या है। सामने एक नारी खड़ी है, लोग उसको बोलते हैं ये मैडम, ये लेडी है, ये वोमेन है, ये औरत है, ये लड़की। भारतीय सनातन संस्कृति ने इन शब्दों से नारी का संबोधन नहीं किया। हमारा संबोधन था ये देवी है, ये बेटी है, ये बहन है, ये मां है। और इसलिए हमारा संबोधन, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति कंसेप्शन ऑफ लेडी एंड वुमेन नहीं है, वह डॉटर, सिस्टर और मदर की कंसेप्शन से चलता है। इसलिए हमने ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत पहले से दिए। भारत के वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, विद्वानों ने, समाज सुधारकों ने एक नारी का चयन किया। नारी बड़ी अद्वितीय और सुंदरी थी। उसका श्रृंगार किया हीरे जवाहरात से, वो और अधिक सुंदरी हो। उसको कहा पास में जंगल है, उसमें जाओ और वहां तुम्हें कुछ दिन अकेले रहना। समय समय पर पुरुष आएगा,
वो तुम्हारे साथ अकेले में समय बिताएगा, तुम्हें उसकी इच्छा भी पूरी करनी है और उसको खुश भी रखना। पूरा विश्व और सृष्टि इस प्रयोग को देख रही है। 7 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। नारी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, पुरुष बलात्कारी, हिंसक, अपराधी नहीं बना। सारे विश्व ने पूछा ये असंभव संभव कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल वाज सो ओपन, नथिंग इज सीक्रेट। तब विश्व ने कहा कि नहीं, 1 सेकेंड सीक्रेट इज देयर। जिस भी पुरुष को, नौजवान को, बुजुर्ग को जाना होता था, आप ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, विद्वान, संत, समाज सुधारक उसको बुलाते थे। उसके कान में एक शब्द कहते थे, एक टोके सेकंड। वो क्या था? इसलिए पहला आदमी गया, उसने कहा ये नानी माँ, दूसरा ने कहा दादी माँ, तीसरे ने कहा मौसी है, चौथे ने कहा मामी, 5वें ने कहा ताई है, 6वें ने कहा चाची, अगला गया उसने कहा माँ है, अम्मा, भाभी है, देवरानी है, जेठानी है, बेटी है, भतीजी है, भांजी है। हर आदमी को, पुरुष को रिश्ता दे दिया नारी से। नारी के साथ बलात्कार नहीं हुआ, पुरुष हिंसक, अपराधी और व्यभिचारी। उसने कहा तुम हिंदुस्तान के लोग दुनिया में विश्व गुरु वगैरह माने जाते होंगे, पर बहुत गधे हो, रिश्तों के इतने बोझ ढोते हो। सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडर्निज्म। औरत खड़ी है, इसलिए 20, 50, 100 रिश्ते में नहीं इसको याद करो। एक ही रिश्ता, ये लेडी है, मैडम है, हमने भी कहा लेडी है मैम और मैडम है। औरत की इज्जत लुटने लगी, आदमी बलात्कारी। हमने इस गंदगी की संस्कृति क्यों ली? हमने अपने देश के शहीदों और महापुरुषों को पहचानने से इनकार क्यों किया? ये गंभीर प्रश्न खड़ा। सरकार कानून से सुधारेगी, मुझे और आपको संस्कार से सुधरना और सुधारना। इसलिए आवर कंसेप्शन इज नॉट शी इज ए लेडी, शी इज ए वुमन, शी इज ए मैडम। हमारा कंसेप्शन है वो देवी है, माँ है, बेटी है और बहन है। अगर दुनिया इस रिश्ते को ले लेगी तो पूरी धरती और मानवता और भारत भ्रूण हत्या और बलात्कार से, घरेलू हिंसा और तलाक से और व्यभिचार से मुक्त मानवता की स्थापना की जा सकती। हमारे महापुरुष और क्रांतिकारी जीवन मूल्यों को जीने वाले लोग थे। मेरे से पूछा सुभाष किस कंसेप्शन का नाम है? मैंने दी ये जमीन है। इस जमीन के लिए 2 नाम है। पंडित नेहरू मानते थे लैंड ओनली, ये केवल भूमि है। सुभाष मानते थे ये भूमि नहीं है, ये मदरलैंड है, मातृभूमि। आज अभी जब 3 बहनों का और माताओं का सम्मान किया, आप विचार करो, मेरे और आपके गांव का, जाति का, परिवार का, पंथ का आदमी फौज में भर्ती हो, वो झुलसती गर्मी के अंदर 55 डिग्री में सीमा पर खड़ा। आज भयानक तड़पा देने वाली -50 डिग्री के टेम्परेचर में वो ग्लेशियर पर खड़ा। सामने से चीनी, पाकिस्तानी आतंकी की गोली आती है, वो छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं करता, वो गोली खाता। उसको क्या मिलता? स्वयं मौत को गले लगा, पत्नी को विधवा करता, बच्चों को अनाथ करता, माँ बाप को बेसहारा करता। उसको क्या मिला? पर मुझे और आपको मिला, हमारी सुरक्षा मिली, स्वतंत्रता मिली, शिक्षा मिली, रोजगार मिला। अगर वहां पर खड़ा हो सैनिक छुट्टी के लिए अप्लाई करके गोली वाले से और गोली से समझौता कर ले और वो कहे कि मैं क्यों मरूं, मुझे क्यों मरना चाहिए, जिस दिन उसके मन में ये प्रश्न आ गया, प्रश्न किस दिन आएगा? जब वो समझेगा ये केवल भूमि। जब भूमि समझेगा तो सौदे समझौते करेगा, जब मातृभूमि समझेगा तो बलिदान और संघर्ष
ये महफिल सजी है सब। अगर वो बलिदान देने से इनकार करे और भाग खड़ा और छुट्टी ले ले तो मेरी और आपकी महफिल नहीं सज सकती दोस्तों। मेरी और आपकी स्वतंत्रता गुलामी में बदल जाएगी, शिक्षा विदेशी हो जाए, रोटी गुलाम की होगी, सम्मान की नहीं होगी, अपमान की होगी। हमारे पास शिक्षा होगी, रोजगार होगा, पर स्वाभिमान नहीं होगा, अपमान होगा। सुरक्षा नहीं होगी, गुलामी होगी। इसलिए मेरी और आपकी शिक्षा का, रोजगार का, सम्मान का, विकास का गारंटर मैं और आप नहीं। कहो तो मेरे से देश का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी नहीं है। वो नौजवान जो इस भूमि को भूमि नहीं मातृभूमि मानता है, गोली खाने में खुश होता है, मुस्कुराता है, वो गारंटी। इसको वीर कहते हैं और शहीद कहते हैं। और इसलिए जब पाकिस्तान ने हमला किया 47-48 में, हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर भारत की कब्जे में कर लिया। 62 में चीन ने हमला किया और उसने भूमि को कब्जे में कर लिया। पंडित नेहरू ने कहा था घास का तिनका में नहीं उगता। इसलिए हमारी हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर कैलाश मानसरोवर सहित आज विदेशी कब्जे, क्योंकि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से इसको मातृभूमि मानते होते तो ये सौदे समझौते नहीं। नेताजी इसको मातृभूमि मानते थे, भूमि नहीं मानते। इसलिए वो ICS करके आए, बंगाल के अंदर कलकत्ता के कमिश्नर बने। उस समय की ब्रिटिश हुकूमत उनको बंगाल का कमिश्नर, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाना चाहती। हो सकता है कि आने वाले कल में वो हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरी भी बने। हो सकता है वो UNO के अंदर वो सेक्रेटरीट में जगह पा जाता। हम सबसे एक छोटा प्रश्न, क्योंकि सुभाष इस कटक के अंदर उस समय का बंगाल राज का उड़ीसा, उसके धरती पुत्र, उसके मां के उसके पुत्र, उस समय सैकड़ों ऐसे थे जिन्होंने ICS पास किया, जज बने, कमिश्नर बने, कई चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने होंगे। मेरे और आपसे आज अगर सवाल कर लिया, नेम एनी 10 those who passed their ICS with Subhash, they become cabinet secretary, chief secretary, they become commissioner right there now. एक बात पक्की है, आप में से कोई मैं सहित 5 भी नहीं लिख सकेगा, 2 भी नहीं लिख सकेगा, पर सुभाष दुनिया लिखेगा। दुनिया ने उस कैबिनेट सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को क्यों नहीं याद किया? इसलिए क्योंकि they are the men without mission, सुभाष की गुड मिशन। हर आदमी चाहता है पढ़ लिख कर जज और एडवोकेट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कमिश्नर बने। आदमी के मन में इच्छा होती है वो करोड़पति बने और अरबपति बने। पर मेरी और आपकी जिंदगी की एक हकीकत है दोस्तों, उसको समझने में कभी भूल नहीं करनी चाहिए। मेरे और आप में से किसी के भी घर में करोड़पति होने की, अरबपति होने की इच्छा के बावजूद भी मंदिर में और पूजा में बिल गेट्स का फोटो नहीं, मित्तल का फोटो नहीं, जमशेदजी टाटा का फोटो नहीं, अंबानी का फोटो नहीं। क्यों नहीं? करोड़पति और अरबपति के ना फोटो बिकते हैं, ना खरीदे जाते हैं, ना पूजा होती। परंतु जब आप करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं तो फकीर का फोटो लगाते हैं, शहीद का फोटो लगाते हैं, देव का फोटो लगाते हैं, कहते हैं हे कबीर, हे तुलसी, हे जगन्नाथ, आशीर्वाद दे दे, गरीबी दूर हो जाएगी, अपना करोड़पति कर दे। क्यों नहीं? होगा करोड़पति और अरबपति, मैं भी बनना चाहता हूं, पर वो आइडियल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आदर्श नहीं है, वो भोग वाली। बाकी ICS इसलिए
याद नहीं किए। वह भूमि को भूमि मानते थे, मातृभूमि नहीं मानते थे। सुभाष इसको मातृभूमि मानते, इसलिए सुभाष ने नौकरी को ठोकर मारा। अगर सुभाष भोगवादी होते तो इतनी बड़ी नौकरी को ठोकर नहीं मारते, बल्कि वो नौकरी को एंजॉय करने के लिए अंग्रेज की भक्ति करते, अपनी प्रमोशन के लिए प्रयत्न करते। परंतु दे आर नॉट सर्विंग द लैंड ओनली, ही इज इन द सर्विस ऑफ मदरलैंड ओनली। उनके लिए मातृभूमि। इसलिए जब 1857 में नारा लगा फिरंगी मारो देश बचाओ आजादी लाओ, तो कई झांसी की रानी थी, कई शायर, कई ताकिया टोटे थे, कहीं पर बहादुर शाह जफर, अजीमुल्ला, खुदा बख्श, गुलाम हुसैन खान, बेगम हजरत महल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल और आजाद भी एक बड़ी लंबी श्रृंखला फ्रॉम 1857 टू 1947, 90 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में अपनी स्वतंत्रता के लिए पे करने वाले वी आर द बिगेस्ट। 3 करोड़ 17 लाख लोगों ने शहादतें दी और अंग्रेजों ने क्रूरता से मारा, उसके बाद हमें आजादी दी। वी आर द बिगेस्ट पेयर ऑफ आवर फ्रीडम। दुनिया में किसी ने इतनी अपनी आजादी के लिए कीमत नहीं दी होगी जो हमने दी, और दुनिया ने किसी की आजादी पर इतने जुल्म भी नहीं किए होंगे जितने जुल्म ब्रिटिश ने हमारी आजादी पर की और मुगलों ने। वी आर द बिगेस्ट पेयर ऑफ आवर फ्रीडम। एक गाना गाते, आपने भी गाया, दे दी आजादी मेरा करंट बिना ढाल। मैं कभी कभी सोचा करता हूं, जिसने गाना बनाया, जिन्होंने गाया, उन्होंने आजादी के लिए कोई कीमत नहीं दी। बापू होते तो क्या करते? बापू इस गाने में बनने नहीं देते, बन जाता तो गाने नहीं देते। कोई गाने लगता तो बापू की आदत थी, कोई नहीं सुने तो फट अमर अनशन पर बैठ जाते, अमर अनशन पर बैठ जाते। तो कहते आजादी मुफ्त में नहीं मिली है, बहुत कीमत देकर मिली है दोस्तों। पर जिसने गाना बनाया उसने आजादी के लिए कीमत नहीं दी थी, इसलिए बना। बाकी उन्हें इसलिए गाया कि जानते नहीं थी आजादी कितनी कीमती। इसलिए मैंने उस सभा में बोला, if we can't salute and respect our forefathers who given their sacrifices, अगर हम अपने बलिदानों का सम्मान नहीं कर सकते, हमें अपमान करने का अधिकार। वो गाने मत गाइए जिसमें उस शहादत का अपमान होने का डर होता, और उस गाने को गाने में कभी कंजूस नहीं बनिए जिसमें सम्मान और स्वाभिमान गंध रखता। नेताजी उसी का नाम, और इसलिए ब्रिटिश हुकूमत की कैद से वो भागा दुनिया भर में। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर, जर्मनी के लोग थे, जापान के लोग थे, इटली के लोग थे, दुनिया के 10 देशों के प्रतिनिधि थे। नेताजी को वहां पर घोषित किया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट भारत। इसकी मान्यता दी। डेट 21 अक्टूबर 1943, और उसी समय वो सर सेनापति भी बने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष ने भाषण दिया, उसके इस महिमा मंडल, मैं ऐसी सेना का सर सेनापति हूं, मैं ऐसे देश का प्रेसिडेंट हूं जिसके पास अपने देश की एक भी इंच जमीन नहीं, पूर्णतः अपने देश की धरती से बेदखल। जापान ने 2 वर्ष पूर्व ब्रिटिश पर हमला करके द्वितीय महायुद्ध के बाद अंडमान निकोबार जीता। तुरंत जापान ने अंडमान निकोबार भारत का ये द्वीप समूह यह नेताजी को गिफ्ट किया और कहा, अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है,
अब आपके पास हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की आपके पास, अब जापान ने उनको 29 अक्टूबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में सुभाष पहुंचे। 30 दिसंबर 1943 को जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर में उन्होंने तिरंगा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ भारत यह 30 दिसंबर 1947 था, which is celebrated and declared by नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दुनिया के 10 देशों ने उसको मान्यता दी और इस प्रकार से करते हुए उन्होंने स्वदेश क्या होता है, स्वदेशी क्या होता है, स्वाभिमान और सम्मान क्या होता है, शिक्षा, रोजगार और संस्कार क्या होते हैं, इसका अभिव्यक्तिकरण किया और इसलिए he renamed अंडमान निकोबार शहीद स्वराज द्वीप समूह। सेलुलर जेल और वाइपर ये दो वहां के द्वीप है जहां पर हजार देश के स्वतंत्रता सेनानी, वो कंधार का था कि लाहौर का, वो नागालैंड का था कि मणिपुर का, वो केरल का था कि गुजरात का, वो कश्मीर का था या उड़ीसा का, सब वहां रखे गए थे, जुल्म किए जाते। इन्होंने कहा था अंडमान निकोबार अब विदेशी नाम से नहीं पहचाना जाएगा, ये हमारी स्वतंत्रता के तीर्थ के रूप में पहचाना जाएगा, इसलिए ही रीनेम्ड इट शहीद स्वराज द्वीप समूह। देश का दुर्भाग्य है 45 के अंदर जो उथल पुथल हुई, नेताजी के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद ये द्वीप समूह आजाद हिंद फौज से मुक्त हुआ, फिर से भारत का मुख्य भारत के साथ हिस्सा बना और अल्टीमेटली अगेन ही वाज रीनेम्ड अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस सुभाष को जानना भी होगा और समझना होगा, हुई सुभाष। कभी कभी सत्य बोलता है और कभी कभी सत्य को कैसे छुपाया जाता है, इसकी एक सुंदर घटना सुना। प्रणब मुखर्जी वर्तमान भारत के राष्ट्राध्यक्ष, जब वो बने थे, वो सेरेमनी हुई, प्रेस हुई, उनसे पूछा यू आर द फर्स्ट बंगाली टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, उन्होंने नो आई एम द सेकंड। प्रेस भी चौंकी और वहां खड़े हुए लोग भी चौंके, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास सुभाष। तुरंत पूरी प्रेस रोक दी। सत्य तो वो बोल रहे थे और उस समय की सरकार को सूट नहीं करता और इसलिए उस प्रेस में से वो सारा डिलीट करवाने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जिस समय प्रेसिडेंट को मिलने के लिए गया, क्योंकि जिस दिन भगवा हिंदू संघीय आतंकवाद का आगाज हुआ था, उस समय भी कुछ बातों के लिए मैं उन्हीं से मिलने के लिए उस समय फाइनेंस मिनिस्टर से बैठा। मैंने कहा आपने सत्य बोला, परंतु लेकिन नहीं, बस इससे आगे इस घटना में चर्चा करने की जरूरत नहीं। कभी कभी सत्य को भी वर्तमान की मजबूरियों में जीना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम। जब सिंगापुर में IMA की बार काउंसिल मीटिंग, उस बार काउंसिल में जो उनके बहुत विश्वस्त निकटस्थ, जिनको पर्सनल सिक्योरिटी चीफ भी डिक्लेयर किया सुभाष ने, कैप्टन आमिर हसन, बार काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने कहा अब हम भारत की स्वतंत्रता का संग्राम करने जा रहे हैं। हमने नारा लगा दिया दिल्ली चलो, हमने जनता को आह्वान किया है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। और ये ऐसा जुनून है, भगत सिंह फांसी चढ़ते हुए रोता नहीं है, इनकलाब जिंदाबाद बोलता है। रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, खुदीराम बोस फांसी चढ़ते हुए गाना गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल, क्योंकि इन्होंने इस
भूमि नहीं मानता, मातृभूमि। ये फांसी चढ़ने में भी मुस्कुराते, भूमि मानते तो फांसी चढ़ने से पहले रोना शुरू कर देते। ये भूमि नहीं है दोस्तों, ये मातृभूमि। जब मुझे और आपको जन्मना था तो अगर ये मातृभूमि भारत मां नहीं होती, मैं और आप हवा पानी में नहीं जन्म सकते। Nobody can give birth or took birth without a mother, without a mother body. मैं और आप हवा पानी में नहीं जन्म। मुझे और आपको अपने पालन पोषण के लिए अनाज चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, जल चाहिए, दूध चाहिए। इस इंसान के पास है, सब भारत मां दे। मुझे और आपको रहने के लिए मकान चाहिए, कच्चा है कि पक्का है, बहुत बड़ा राजमहल है कि सादा है। पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, खेलने कूदने के मैदान चाहिए, बीमार होने के बाद स्वस्थ होने के लिए अस्पताल और कोई ना कोई नर्सिंग होम चाहिए। भारत में अपना आधार देती है, भारत में वस्तुएं देती है तो भवन खड़ा होता है, इंसान के पास नहीं। मुझे और आपको जब अपना रोजगार और विकास करना होता है तो दफ्तर भी चाहिए, दुकान भी चाहिए, कल कारखाना भी चाहिए। भारत में अपना आधार देती है, वस्तु देती है तो ये सब बनता है। इतना ही नहीं है, हमें अगर गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च, मस्जिद, आश्रम, मालिक का घर भी बनाना जिसमें राम या कृष्ण की, नानक की या बुद्ध की, महावीर की या गुरु ग्रंथ साहब, भगवती की या काली की भी उपासना करनी हो, भारत में अगर आधार नहीं दे, भारत में बस अपनी वस्तुएं नहीं दे तो मैं और आप तो अपने इष्ट का घर भी नहीं बना सकते, पूजा भी नहीं कर सकते। Man came from Mother Earth and came on Mother Earth. Ultimately, बहाकर जाए कि जल कर जाए कि दब कर जाए, ये goes to the mother. कहते हैं हर इंसान धरती माता, भारत माता से आता है और उसी में चला जाता है। और इसलिए इस भूमि को भूमि नहीं कहा जाता, मातृभूमि कहा जाता, जो सदा मां है, सबकी मां है और मां ही रहे। जो करोड़ों चले गए उनकी थी, जो करोड़ों है उनकी है, जो अरबों आएंगे उनकी बड़ी मां है। इसलिए जब ये संदेश दिया गया, माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म, कर्म और फर्ज है। हम में से हर एक के पास अपने अपने माता पिता, पर जब हम अलग अलग जाति के, पंथ के, भाषा के, दल के, परंपराओं के, प्रकृतियों के लोग एकत्रित आए तो हमारे साझे माँ बाप कौन है? जैसे भारत। इसलिए अपने अपने माँ बाप भी हैं और हम सबका एक साझा माँ बाप भी। ये लोग कहते हैं बाप प्रभु है, माँ भारत। परंतु कभी कभी लोग अर्थ भूल जाते हैं। whom to worship, whom to salute, whom to call जिंदाबाद। इसलिए का जो सबकी माँ है, सदा माँ है। प्रभु को भी आना था तो उसको भी इस धरती का, भारत माँ का आधार चाहिए था, तो नहीं आ सकते थे। इसलिए वो जल में और वायुओं में नहीं आ सकते थे। अगर वो जलवायु में आ जाते तो हम पुकारते वायु माता, जल माता। और इसलिए इस भूमि के महत्व को हमने दिया और दुनिया को समझाया। इनको जीने वाले लोगों को शहीद कहते हैं और वीर कहते हैं। इसको भोगने वालों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, अपराधी, भोगवादी कहते हैं। और इसलिए सुभाष और तत्काल नेताओं में ही अंतर, शहीदों में उनमें ही अंतर। इसलिए लोग बलिदान की खुशी खुशी देते, आनंद लेते। और इसलिए सुभाष को कमीशन को ठोकर मारने में तकलीफ नहीं, वो उसके लिए रोए नहीं, पछताए नहीं। और ऐसा इसलिए जयंतियां बनाई जाती हैं
ताकि मुझे और आपको भी एक सच समय समय पर पता लगता है। 1914 के प्रारंभ में हम सोचा करते थे भारत कभी अपनी जय भी दुनिया में बोलेगा कि नहीं, लगता था नहीं बोलेगा तो कम्युनल हो जाएगा। पर 14 में वो अमेरिका के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी, जापान के भी और दुनिया के देशों के चौराहे पर भी भारत माता की जय बोलने लगे। हम कम्युनल नहीं हुए, मानवतावादी। हमें लगता था हम गंगा गीता गाय के साथ जिएंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, परंतु आज गंगा का पर्यावरण और गीता की भेंट और योग ये विश्व के मानवता के प्रतीक बन गए। ये वो सब चीजें हैं जिसने दुनिया ने इनको कम्युनल बनाने की कोशिश की। गलती से, दुर्भाग्य से हम भी कम्युनल मान बैठे। यह दुनिया भारत की राष्ट्रीयता है, विश्व की यह मानवता है। और इसलिए लगा कि भारत फिर से विश्व के नेतृत्व की ओर सही मायनों में बढ़ने लगा। हमें पहली आजादी 15/10/1947 को विभाजन के साथ मिली। हमें दूसरी आजादी 2014 में मिली, बिना विभाजन के मिली। एक स्वाभिमान और सम्मान को भारत में और विश्व में प्रकट करने के लिए। Now we are going with the second independence of भारत। हमने 66-67 साल एक आजादी को भोगा और दूसरी आजादी को भोगने के लिए और बनाने के लिए मैं और आप चले। जिस समय बार काउंसिल की मीटिंग थी, नेताजी का भाषण, नेताजी ने कहा मुझे कोई एक ऐसा शब्द कहे जो जय घोष भी हो, जो उद्घोष भी हो, जो मंजिल भी हो, जो मार्ग भी हो, जो मिशन भी। अनेक शब्दों के सुझाव। the chief security, personal security officer and the then captain, जो बाद में कर्नल घोषित हुआ, कैप्टन आबिद हसन स्टैंड इन दैट मीटिंग। उसने कहा सर बहुत सुंदर, बहुत ही सुगंधित नाम है जय हिंद। कहते हैं कि suggested by Captain Abid Hasan and given to the world, to the society, to the nation by नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसको जय हिंद कहते। और इसलिए नेताजी ने रंगभूमि के अंदर इसका उद्घोष किया जय हिंद का। उन्होंने कहा जय हिंद हमारा मिशन है, जय हिंद हमारी मंजिल है, जय हिंद हमारा मार्ग है, जय हिंद हमारा कार्यक्रम है, जय हिंद हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारे विकास का भी प्रतीक है, ये हमारे निरंतर चलने का भी प्रतीक है, ये हमारे कार्यक्रमों की जान भी है, केंद्र बिंदु भी है, यही हमारा मिशन भी है, अल्टीमेटली यही हमारी मंजिल भी है कि हिंद की, भारत की जय जय दुनिया के अंदर और हम में। और इस प्रकार से जय हिंद स्लोगन का उच्चारण, इसका जन्म 30 दिसंबर 1943, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ भारत, विच इज गिवन बाय नेताजी टू अस। अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता का दिन है, पर यह विभाजन की क्रूर दर्द से भरा हुआ है। लोग पूछते हैं नेताजी होते तो विभाजन होता कि नहीं? लोग आंख बंद करके और दिमाग को बंद करके कह देते हैं पक्का है विभाजन नहीं होता। लोग कहते हैं हिंदुस्तान की वो राजनीति होती कि नहीं, जाति में, पंथ में, भाषा में, दल में, फूट डालो, बांटो, लड़वाओ, खून खराबा बहाओ, फूट डालो, राज करो की राजनीति हिंदुस्तान में होती कि नहीं? लोग कहते हैं नहीं होती। मुझे अभी 12 जून 2014 में गुवाहाटी गया, देश की नई सरकार बन गई। वहां पर एक मुस्लिम नेता भी उसी हवाई जहाज से उतरे, बदरुद्दीन अजहर। किसी ने उनके जाकर कान में फूंक मारे
ये आपके पीछे पीछे एक और आदमी उतरे हैं जो आरएसएस के केंद्रीय नेता। वो पलटकर अपने स्वागत के बजाय वापिस आ, हम मिले 10 मिनट बातचीत। वो भी मुझे नाम से जानता था, पहले जानता था, मीटिंग पहले। सब लोग जानते हैं वो कट्टरपंथी अलगाववाद का प्रतीक है आसाम। बातचीत होने के बाद जब चलने लगा तो उसने बड़ी सुंदर सी बात की, आई वांट टू कांग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी, बीजेपी एंड आरएसएस। मैंने कहा किस बात के? हम आपकी मुबारक दे देंगे, आप तो संसद में तो सीधी दे देंगे, लेकिन आपसे भी भेजना चाहता। मैंने कहा किस लिए? तो उसने कहा ये पहला चुनाव है जब हिंदुस्तान की राजनीति में सबका साथ सबका विकास का नारा लगा। ये पहले राजनीतिक चुनाव है जब मजहब के नाम पर बांटा नहीं गया, लड़वाया नहीं गया। अगर यही राजनीति हिंदुस्तान का चरित्र बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसलिए सांप्रदायिक और बांटने वाली राजनीति का अंत प्रारंभ हुआ है और एक समन्वय की राजनीति और विकास की राजनीति का जन्म हुआ है। स्वयं कांग्रेस। मैंने उनको कहा अजमल जी ईमानदारी से बोल रहे हैं कि मजबूरी से बोल रहे हैं? कहने लगे 50-50। परंतु 50-50 बोलते कहने लगे ये हो जाए तो हिंदुस्तान का भी भला होगा। इस देश के अंदर मुसलमान को भी अपने सच और सही के साथ भारतीय और हिंदुस्तानी जीने का रास्ता मिल जाएगा, अन्यथा कोई दल उनको सच्चाई से रूबरू नहीं करा सकता। लोगों को मानना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर बुलेट के रास्ते पर चला गया तो इस्लामाबाद को देखता, वो जम्मू कश्मीर को पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सबने बहुत कोशिश की कि वो बुलेट पर नहीं बैलेट पर आ जाए। वो इस्लामाबाद लाहौर नहीं देते, दिल्ली देते, नहीं आए। पर 2014 में जम्मू कश्मीर को इस बात के लिए जागृत जरूर कर दिया और मजबूर जरूर कर दिया। अब इस्लामाबाद नहीं, दिल्ली चले गया, बुलेट नहीं बैलेट से चले। इसको नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी कहते, इसको विकास कहते हैं, इसको शांति कहते, इसको रोजगार कहते हैं। हिंसा से रोजगार नहीं। जब मैं कभी नेपाल के नक्सलियों से, जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से मिला तो मैंने बहुत से पंजाब के भी कहा, बंदूक रोटी देती है कि रोटी छीनती, स्पून देती है कि खौफ देती है? रोटी। आदमी को भोजन देती है कि भोजन छीनती? बंदूक उसको रोटी देती है कि रोटी छीनती? वो इज्जत देती है कि उसको मौत देती? बंदूक आदमी को जिंदगी नहीं देती, मौत देती। रोटी नहीं देती, रोटी छीनती। उसको विकास नहीं देती है, हरास देती, विनाश देती। उसको रोजगार नहीं देती है, रोजगार विहीन करती। उसको शांति नहीं देती है, खौफ पैदा करती। और इसलिए पहले वो उसको उससे मरवाती है, बाद में उनको खाती है। इसलिए जिन जिन भी लोगों ने इन बातों के नारे लगाए, उन्होंने जिंदगी में किसी का भला नहीं किया। इसलिए टेररिज्म और नक्सलिज्म ये एंटी ह्यूमन भी है। और इतना ही नहीं है, ये एंटी डेवलपमेंट। और इसलिए जो इस तरह से निर्दोषों को मानते हैं और उनको पूजते हैं, इसका मतलब है कि दे आर नॉट वर्शिपिंग द वॉरियरिज्म, दे आर नॉट वर्शिपिंग द एंड सैल्यूटिंग द नेशनलिज्म। वे हिंसा को जन्म दे रहे हैं। हिंसा के साथ दुनिया के अंदर विकास नहीं चल सकता, हिंसा के साथ दुनिया में रोजगार और शिक्षा नहीं चल सकता। इसलिए नेताजी हिंसा के प्रतीक नहीं थे, मानवता के प्रतीक। उन्होंने किसी को मौत नहीं दी,
और जो राक्षस बनकर विकास के, शिक्षा के, शांति के, रोजगार के, स्वतंत्रता के, सम्मान के रास्ते में आया, उन्होंने उनको शिक्षा के रूप में He taught the lesson. He never given it. अब उसमें वो कोई मर गया तो अलग है। इसलिए शहादतों में और हिंसा में अंतर हो। उस समय अंग्रेजों ने कानून बनाया हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा करने के लिए, रियासतों पर कब्जा करने के लिए, और उसी के विरोध के अंदर लड़ने वाले यहाँ शहीद साहिब भी थे, वहां झांसी की रानी। नारा उनका ये नहीं था अपना महल नहीं देंगे, अपना राज नहीं देंगे, अपनी भूमि नहीं देंगे। इसलिए नहीं कि वो उनकी थी, इसलिए क्योंकि वह उनकी मातृभूमि। भूमि के लिए लोग हत्या कर सकते हैं और मुकदमा लड़ सकते हैं, बलिदान नहीं देते। मातृभूमि के लिए ना हत्या करते हैं, ना मुकदमा लड़ते हैं, बलिदान देते हैं, संघर्ष करते हैं। इसलिए मैं और आप इनको सैल्यूट करने के लिए करते हैं। इसलिए दुनिया इनको पूजा करने के लिए अपने घर में लगाना पसंद करती है। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस सुनहरे दिवस को मनाने के लिए करते हैं, और इसलिए इन कंसेप्शंस के साथ जीना ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जन्म जयंती मनानी चाहिए, उन वीरों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवारों का सम्मान करना, ये हमारा नैतिक पावन कर्तव्य और धर्म। ना करना पाप और अपराध। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस राजनीति को कभी जन्म नहीं लेने देते जो 60-65 साल इस देश में चली है, बांटो राज। यूनाइटेड वे स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल की राजनीति को ही वो जन्म देते। लोग अपने बांटने से राज नहीं करते, वो विकास से और काम से राज करते। इसलिए हमने नेहरू के सपनों वाले भारत को देखा है। अब समय आ गया है जब विवेकानंद जी और सुभाष के इन शहादतों के सपने के भारत को बनाने की जरूरत पड़ती है। एक भारत देख चुके, दूसरा भारत बनाने के लिए समय आ गया। हम उस भारत को बनाएंगे और यही संकल्प करें। और इसलिए ये लोग मैसेज जब देते थे, इनके मैसेज कैसे काम करते। आजकल क्लीन भारत, ग्रेट भारत, स्वच्छ भारत, महान भारत, स्वस्थ भारत लाइन चलती। ये क्लीनलीनेस क्या है? तो इसके लिए एक शेर है, जहां रहती है सफाई वहां नहीं होती लड़ाई, जहां नहीं होती लड़ाई वहां रहती है खुदाई। क्लीनलीनेस इसके दो हिस्से, एक बाहर की, एक अंदर की। बाहर की क्लीनलीनेस को, पर्यावरण को स्वच्छता कहते हैं, अंदर की शुद्धता कहते हैं। आदमी नहा लेता है, तिलक लगा लेता है, पूजा पाठ कर लेता है, झाड़ू लगा लेता है, कभी कभी पेड़ भी लगा लेता है, पेड़ को जल भी ले लेता है, नीम के रूप में, तुलसी के रूप में, केले के रूप में, बट के रूप में। परंतु अगर अंदर स्वार्थी, गुस्सैल है, नफरत वाला, हिंसक, लुटेरा है, बेईमान है, तो ये पर्यावरण किसका है? इसलिए अपने महापुरुष कहा करते थे, बाहर भी स्वच्छ चाहिए, अंदर भी शुद्ध चाहिए, तभी आदमी आदमी। मैं एक आश्रम में गया, उसमें लिखा था आदमी ने कंजूस होना चाहिए कि नहीं। उत्तर बड़ा अजीब था, कहने लगे कि होना चाहिए। मैंने लगा कि महाराज जी और शिष्य मंडली और विद्वान कुछ मेंटल तो नहीं है यहाँ, लोग कहते कंजूस आदमी बहुत खराब। जब आगे गया तो 2 एरो लगे थे बाएं में,
बाएं एरो पर लिखा था मुस्कुराहट, दाएं वाले पर लिखा था नफरत, क्रोध। तो आगे एक पंक्ति लिखी थी, आजकल लोग मुस्कुराने में कंजूस हो गए हैं, नफरत और क्रोध में बहुत दिलदार हो गए। होना चाहिए था नफरत और क्रोध में वो बहुत महाकंजूस हो जाए और मुस्कुराने में महादिलदार हो जाए, वो उल्टा है। इसलिए अंदर का पर्यावरण ठीक हो, इसलिए व्रत उपवास हो। बाहर का पर्यावरण ठीक हो तो प्रकृति से मित्रता में जिया जाता है। उसके शोषण में नहीं जिया जाता। इस बार 10 अगस्त 2014 को रक्षाबंधन पर मैं लखनऊ में, एक मुसलमानों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, राखी, एक चर्च में भी कार्यक्रम। मैंने वहां रक्षाबंधन पर बोला, यह किसी जाति का, किसी देश का, किसी मजहब का त्योहार नहीं, यह एकमात्र भारत में जन्मी वो परंपरा है जो मानवता के बंधन वाला ही त्योहार है। इसकी कोई रिलीजियस सेरेमनी नहीं। ये तो पेड़ को राखी बांधकर पर्यावरण की रक्षा के रूप में मनाया जाता है, फौजी को राखी बांधकर देश की रक्षा के रूप में मनाया जाता है, मालिक को राखी बांधकर अपने रोजगार की रक्षा में भी मनाया जाता है, विद्वान को और पंडित को राखी बांधकर अपने संस्कारों की और संस्कृति की रक्षा के रूप में भी मनाया जाता है। पुरुष को बांधकर पुरुष बलात्कारी नहीं बने, नारी का सदैव सम्मान रहेगा, नारी का सम्मान होता है, वहां आदमी देवता बन जाता है, नहीं तो शैतान होता है। इस रूप में भी होता है। तो उस गरीब दुखी पीड़ित के साथ भी मनाया जाता है, जिसके संरक्षण की गारंटी इस राखी में दो। जब देश के अंदर लोग अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा के लिए जंग में जाते, जनता को उनको राखी बांधकर कहा जाता था, आप हमारा संरक्षा करना, हम आपको सम्मान देंगे और सदियों याद करते थे। इसको कहते हैं राखी का मनाया। जब मैंने बोला तो विश्व से रहा नहीं, वो कहने लगे सर 1 मिनट, मैं रुक गया। उन्हें कहा फर्स्ट टाइम आई सेलिब्रेटेड दैट राखी डे, फर्स्ट टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग इन द चर्च, फर्स्ट टाइम आई लिसन्ड अबाउट रक्षाबंधन। और इसलिए उसने कहा कि रक्षाबंधन त्योहार कई समस्याओं के समाधान का नाम है और मार्ग है, इसलिए इसको भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय त्योहार और विश्व के संदर्भ में मानवता का त्योहार घोषित करना है। अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के साथ जीने में बहुत मजा आता है, उसको जीना चाहिए। और इसलिए सुभाष स्वदेशी के प्रति, हम छोटे थे, गांव में रहते थे, बुजुर्ग कहते थे जो लोग अपना माल बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, देश को खिलाते हैं और दुनिया में बेचते हैं, वो बादशाह होते हैं। जो दुनिया का माल खरीदते हैं, खाते हैं, वो गुलाम होते हैं। हमारे आदमी ने आलू चिप्स बनाया, मक्का भूना, चना भूना, उसने लिपस्टिक बनाई, कंघी बनाई, उसने मिट्टी से या किसी अन्य चीज से गणपति बनाया, हमने उसको न कहा। मल्टीनेशन ने ये चीज बनाई, चीन वाले ने बनाई, हमने कहा वी लव मल्टीनेशन एंड चाइनीज माल। हमने 4 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार बनाकर आतंकी और अपराधी, नक्सल और हिंसक और दरिंदा बनाने की क्यों छोड़ो? हम वो हिंदुस्तान थे जिसने 1857 से 1835 में पूर्व वर्ल्ड ट्रेडिंग की थी, व्यापार। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में भी वर्ल्ड ट्रेडिंग की, तब हम गुलाम। और 1948 में आजादी के बाद भी हमने ट्रीटी की थी व्यापार की, पहले, तब $1 के लिए हमने ₹1 पे किया। 1835 में हमने ₹1 में $4-5 खरीदने का धंधा किया। हमने सोचा था आजाद हिंदुस्तान $1 में $2 खरीदने वाला तो 2000 में बने जाएगा,
और बन क्या गया, डॉलर 1 है, रुपया 60। हम इतने ग्रुप और निकम्मे तो नहीं है, एक यूरोपियन के बदले में 60 हिंदुस्तानी लगे। हम इतने नालायक तो नहीं है कि डॉलर 1 होगा और बापू के फोटो वाले नोट 60 लगेंगे। ये कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट? और इसलिए 1835 में हमारा दुनिया के अंदर जीडीपी 35 था, जिसको आज अमेरिका कहते हैं, यूरोप कहते हैं, जिसको आज बाकी देश कहते हैं। इनके तो 3 से ऊपर ही नहीं थे, ये तो सब भिखारी देश थे और आज मालिक हो गए। आपने अपनी दुर्दशा अपने आप में। We loved foreigners, we disrespected ourselves। जो 3 रुपए का माल 4 रुपए में दे रहा था और भूज कर बना रहा था, हमने उसको क्यों रिजेक्ट किया? हम वो हिंदुस्तान है जिनको समझ होनी चाहिए। इसलिए एक विदेशी सुंदरी, विदेशी महिला, बहुत ताकतवर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत धनवान। लोग उसको स्वरूप लगा बोलते। वो राम के पास आए, राम ने नहीं कहा आई लव यू वेरी मच। उसने कहा माल विदेशी है, धन विदेशी है, सौंदर्य भी विदेशी है, पर मैं शुद्ध स्वदेशी हूं। इसलिए उसको सजा दी। लोगों ने ये नहीं कहा राम ने नारी का अपमान किया। वो हिंदुस्तान विदेशी माल की तरफ चला जाए और अपने स्वदेशी को, नौजवान को, जो अपने छोले भटूरे बनाकर अपना और ये चना भून कर अपना कोई चिप्स बनाकर रोटी खाने के लिए रास्ता खोज रहा था, हमने उसको कहा नहीं, तेरा बहुत निकम्मा, तू भी निकम्मा, तेरा माल भी निकम्मा। उसने कहा ठीक बहन, ठीक भैया। खड़ा हो गया रास्ते पर चैन के लिए, खड़ा हो गया रास्ते पर आपकी इज्जत लूटने, खड़ा हो गया रास्ते पर चूल्हा भोंकने लगा। हमने इन अपराधियों को जन्म देने के लिए इस विदेशीपन को क्यों अपनाया? इसलिए कि सुभाष की जिंदाबाद बोलेंगे और विदेशियों का गुण गए। ऐसा हिंदुस्तान किस लिए कर रहा है? हम वो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकते कि हम ऐसा माल बनाएंगे, दुनिया इसको खरीदेगी और हम दुनिया से कमा कर लाएंगे, हम दूसरे के सिर पर बनाएंगे। हम किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहते, पर हम अपना डिसरिस्पेक्ट भी जी नहीं सकते। पाकिस्तान धमकी देता रहे, गोली चलाता रहे, हम अपील करते रहे और वक्तव्य देते रहे। इस हिंदुस्तान को भी तो मुक्त होना होगा। इसलिए दुनिया में ऐसे भी देश है, इजराइल है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, वो धमकी नहीं देते, वक्तव्य नहीं देते, वो कार्रवाई करते। हम धमकी देने में भी संकोच करते हैं, कार्रवाई तो बिल्कुल ही नहीं करते, वक्तव्य भी ऐसा देते हैं, लगता है रेल भी है कि ऐसा हिंदुस्तान नहीं कर सकता। इसलिए वो नेताजी को समर्थन करने पर मजबूर हो, उसको जरूरत दिखाई देती। इसलिए अंग्रेज ने कहा था, ऑफ कोर्स द नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय, अल्टीमेटली लेड बाय गांधी जी। इसने हमें एक जन जागरण तो भारत में पैदा किया, पर हमें लगता था 42 क्विट इंडिया मूवमेंट को हमने कुचल दिया है, लोग जेलों में डाल दिए हैं, अब हम 10-20 साल राज करें। पर अकस्मात भारत का सितारा चमका सुभाष के, उसने आर्मी में बगावत खड़ी कर दी, नौसेना में बगावत खड़ी कर दी, हवाई सेना में बगावत खड़ी। उसने हिंदुस्तान का नौजवान जो हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं था, उसके अंदर एक क्रांति और चिंगारी फूटी। जिधर देखो, जिसको देखो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद में लगा। So we are forced to leave। हमने जो ये आखिरी हथौड़ा सुभाष के रूप में लगा, उसके कारण हमने भारत को स्वतंत्र होना स्वीकार, यह ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा स्वीकार किया गया लिखित में और घोषित तथ्य है। और देश का दुर्भाग्य है, नेहरू उस राजनीति को जिंदा रखते थे और नेहरू से कांग्रेस और देश में जो आगे गया,
इसलिए महामना एक तरफ मदन मोहन मालवीय कांग्रेस से निष्कासित, जबकि वो एक महापुरुष था। हिंदू महासभा के भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कांग्रेस के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, एक ही आदमी है सर। पटेल नहीं कर सकते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं कर सकते, अंबेडकर नहीं कर सकते, सुभाष नहीं कर सकते। एक श्रृंखला है सर। और आजादी के बाद दूसरा बड़ा दुर्भाग्य है, प्रदेश और भारत सरकार जो रूलर रही, उन्होंने सुभाष और पटेल, सावरकर और महामना, लोकमान्य तिलक आदि के नाम पर न विकास योजनाओं को नाम दिए, न कल्याणकारी योजनाओं को नाम दिए, न पुरस्कारों को नाम दिए। गांधी नेहरू खानदान के नाम पर 59 पुरस्कार है, सुभाष के नाम पर कहां पुरस्कार? अपने पैसे ले करते गए, भारत रत्न लेते गए, जिनको देना चाहिए था वो नहीं। जो सरकारी सम्राट थे वो भारत रत्न हो गए, जो ईश्वरीय और जन सम्राट थे उनको डस्टबिन में डालने की कोशिश की। उनको नहीं मालूम था कि डस्टबिन में नहीं डाले जा सकते, ये क्योंकि हृदयों के सम्राट है, ये सत्य और सही। इसलिए सुभाष गुमनामी में नहीं फेंके जा सकते। मालूम नहीं है, आपने कभी अपनी प्रदेश सरकार को भी पूछा कि नहीं? शहीद साई के नाम पर, इतने बड़े वीर पुत्र के नाम पर इस प्रदेश में कौन से पुरस्कार, कौन सी विकास योजना है, कौन से जन कल्याण के संस्थान? मुश्किल हो जाएगी। सम्मान नहीं कर सकते तो इतना अपमान करने का धंधा नहीं कर सकते सरकार। और इसलिए एक प्रारंभ करना चाहिए 2 साल का अभ्यास। विवेकानंद और सुभाष 1857 के क्रांतिकारी और शहीद, इनके सपनों का भारत महान होगा, शिक्षित होगा, रोजगारी होगा, स्वस्थ होगा, नफरतों वाला नहीं होगा, मोहब्बत वाला। दुनिया में सम्मान के लिए रास्ता नहीं ढूंढने देगा, दुनिया सम्मान करने वाली बने। और वह भारत जीने का एक रास्ता आ गया। दुनिया की जिन ताकतों ने कहा हम तुम्हें मान्य नहीं करेंगे, आज वही ताकतें हमें मान्य करना दूर की बात है, सैल्यूट करने लगे। और इसलिए मैं इस सभा में अंत में यही कहूंगा कि 2 साल के बाद 120वीं जयंती सुभाष की समग्र शहादतों को केंद्रित करके इतना बड़ा जन जागरण करो कि आने वाला कल हमारा था, हमारा है और हमारा ही होगा। और हम ही दुनिया को नारा देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हम ही दुनिया में नारा लगाएंगे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। दुनिया में कोई और ना इसको लगा सका है ना लगा सका।